ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है इब्रार? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी इब्रार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू बेटा, शुक्रिया। आज हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। तो आज का जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है, उस सिलसिले का सेकंड जो सेशन है। इसके अलावा आज हम इंशाल्लाह थर्ड सेशन जो है उसको भी जो है वो कंप्लीट करेंगे और फिर मिड टर्म की बात करेंगे। इंशाल्लाह मिड टर्म जो है उसमें क्या टॉपिक्स जो है वो होंगे। तो सबसे पहले हम उस एप्लीकेशन की बात करते हैं जो आज के इस सेशन में हम बनाना सीखेंगे। इसमें हम यूज केस और टाइमिंग डायग्राम की मदद तो नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट जो मेथड डायरेक्ट जो लेआउट है और लेआउट का डिज़ाइन, उसके बाद जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरी है उसको यूज़ करते हुए जो है वो कर रहे होंगे। और इसका कोई ऑनलाइन मैं चेक कर रहा था, ऑनलाइन में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो है अ, जो विंडोज़ जो है उसको वो लॉन्च कर सकें। तो इसके लिए हमें लोकल इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये एप्लीकेशन जो है ये बन जाए। अगर हम इस एप्लीकेशन का लेआउट देखें तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास जो है एक तो ये विंडो है, ये जो विंडो है पूरी, ये प्राइमरीली जो है ये रूट भी विंडो के बाद जो है हमारे पास जो है इसका टाइटल के अंदर अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट करने वाली हैं। जैसे इस एप्लीकेशन का नाम जो कि टाइटल बार पे हमें नज़र आ रहा है। देन वी हैव यूजुअल 3 जो हमारे पास वो ऑप्शंस होते हैं मिनिमाइज करने के, एक्सपेंड करने के और क्लोज करने के। So these are the options which are available. And then we have another primarily जो हमारे पास कंपोनेंट है वो इसका डिस्प्ले है, या जिसको हम फ्रेम कह सकते हैं। तो इस फ्रेम के अंदर जो है ये एप्लीकेशन के जो कंपोनेंट हैं वो मौजूद है। और अगर हम थोड़ा सा और इसमें देखें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बटन की सूरत में है। ये बटन जो है इनको हम प्रेस कर सकते हैं और प्रेस करने के बाद एक कमांड जो है वो या एक फंक्शन जो है वो कॉल होगा या एग्जीक्यूट होगा। तो ये 4 तो ये हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक और अवेलेबल है हमारे पास बॉक्स, जो कि एंट्री बॉक्स कहलाता है। ये बॉक्स जो है ये एक एंट्री बॉक्स कहलाता है, एंट्री बॉक्स। इस तरह ऊपर जो है उनका नाम जो है वो बटन है। तो ये जो हमारे पास पाइथन के अंदर ग्राफिकल यूज़र फेस बनाने की जो यूटिलिटी है उसके अंदर इसका नाम जो है वो एंट्री। तो इसका नाम जो है ये बटन है।
चीज़ों को टीके इंटर जो पाइथन की एक यूटिलिटी है, पी वाई से है पाइथन, ए नहीं पी वाई पाइथन, और उसके अंदर टी के इंटर, अच्छा टी स्मॉल लिखूंगा मैं, ठीक है, टी के ये एक यूटिलिटी है जो कि प्राइमरीली जो है एक जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो बनाने में हमें हेल्प करती है। अब हम इसका लेआउट देखेंगे कि इस एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर है या जो ब्लूप्रिंट है, जिसको मैप भी कह सकते हैं हम, वो क्या है। तो ये तो हमने एप्लीकेशन के हवाले से जो डिफरेंट चीज़ें थी वो हमने बता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आज हम सीखेंगे। ये चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे ये बटन जो है ये बनाना एक यानी 2 लाइनों में एक बटन जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। और ये कमांड जो है, ये जो एप्लीकेशन है, ये टोटल अगर हम कोड को एक्सक्लूड कर दें तो ये 2 या 3 लाइन की टोटल एप्लीकेशन है, जो जिसके बाद में कोडिंग की डेप्थ जो है वो आगे क्लास जो हम पढ़ा है उसमें आएगी। तो सबसे पहले अब हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं। देखिए ये हमारे पास एप्लीकेशन है नीचे, इसकी हम लेआउट बनाना चाह रहे हैं तो हमने सिंपल पेंट ब्रश पे बना सकते हैं, एक सिंपल पेज पे बना सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड कर लें, यानी इस जो अंदर इसके विंडो है, इस विंडो को अगर हम डिवाइड कर लें तो हम इसको डिफरेंट रोज, ये इसकी एक रो हो गई, दूसरी रो हो गई, तीसरी रो हो गई, उसी तरह कॉलम्स, ये कॉलम 1, 2 और 3 हो गई। इसमें जो इनकी लेबलिंग है पाइथन में, वो इस तरीके से है कि ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो इस तरीके से ये चलेगा। रो में भी ये रो 0 है, ये रो 1 है, तो ये रो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रीसेट काउंटर है ये यहाँ पे है, तो ये रो 0 में है और कॉलम 1 में है, यानी इसके इंटरसेक्शन में अगर हम इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कॉलम 1 में बन रहा है और जो रो है रो 0 में बन रहा है। इसी तरीके से बाकी बटन और एंट्रीज जो हैं उनकी एक प्लेसमेंट है इस ग्रिड के अंदर, जो हमने एक छोटी सी ये ग्रिड जो है ये बना दी है। अब हम देखते हैं कि जो ये इनिशियल लेआउट हमने बनाई है, अब हम चाहते हैं कि इस लेआउट को इसी तरीके से बना लें जिस तरीके से एप्लीकेशन बनी हुई है। तो हमने क्या किया कि नेक्स्ट हमने ये जो इनके विजेट्स जो हमें चाहिए ना, वो हमने इसके अंदर लिख दिए कि हमें 1, 2, 3, 4 हमें बटन चाहिए, 4 बटन विजेट्स चाहिए। और एक हमें एंट्री का विजेट एंट्री चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। ओके, इब्रार कह रहे हैं कि आपके ना बैकग्राउंड में से आवाज़ आई, मैं ज़रा आवाज़ वॉल्यूम चेक करना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम कैसा है। वॉल्यूम तो फुल है। ये जो आवाज़ आ रही है ना बेटा, ये फ़ैन की है, इसका जो लैपटॉप का फ़ैन है ये उसकी आवाज़ है। आप रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे थोड़ी सी आवाज़ जो है ना फ़ैन की आ रही होगी। एक मिनट खालिद से पूछते हैं। जी खालिद, आप बताएं, आप ठीक है, खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल। हाँ,
आप अपने जो पर्सनल ग्रुप है उसमें एक मैसेज कर दें कि जो है वो आज मिड टर्म भी डिस्कस होगा, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन आ जाए। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। तो इस तरीके से हमने एक लेआउट बना ली, उसमें हमने लिख दिया कि ये हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं। यहाँ हम टाइटल है, यहाँ एक फ्रेम है, फ्रेम के अंदर हमने ये बटन रखे हुए हैं, और इसी तरीके से ये एक एंट्री बॉक्स है। कुछ खाली स्पेसेस भी हैं, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, इसलिए हम वहाँ पे कुछ लिख नहीं रहे, कुछ डाल नहीं रहे। ओके, इसके बाद जो स्लाइड है उसमें हमने जो बिल्कुल ऐसी ही एक लेआउट जो है ना वो डिज़ाइन दे दी, तरतीब दे दी। यानी इसका नाम हमने रख दिया इंक्रीमेंट, इसके ऊपर लिखा हुआ होगा, इसके ऊपर रीसेट काउंटर लिखा हुआ होगा, इसके ऊपर डिक्रीमेंट होगा, इसके ऊपर गुड बाय लिखा हुआ होगा। तो इस तरीके से हमने एक लेआउट बना ली। एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमने काम किया वो ये कि एक पेंट ब्रश में या किसी भी पेज पे हाथ से लिखने चाहे, हमने एक खाका तैयार कर लिया, एक जो इनिशियल लेआउट है वो बना ली। फिर हमने उसके ऊपर जो है ना वो प्लेस कर दिए जो डिफरेंट जो हमें चाहिए विजेट्स या बटन और एंट्री बॉक्सेस जो हैं। इसके बाद हमने उनका नाम लिख दिया, ये हम चाहते हैं कि जो काउंटर है वो 0 से स्टार्ट हो। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट जो है ना लेआउट बना दी। इससे हमें पता क्या चल गया, हमें पता चल गया कि इसमें हमें 1 2 3 रोज चाहिए, 1 2 3 4 3 कॉलम्स चाहिए। तो इस तरीके से हमने लेआउट हमने बना लिया। इसके बाद हमने इसका नाम भी रख दिया, ये काउंटर GUI है और ये काउंटर ऐप है, यहाँ डिस्प्ले होगा। ओके, अब हम इसके इंटरनल देखते हैं कि ये इंटरनली कैसे ये काम होगा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसके बाद हमने ये दूसरा काम किया। अब तीसरा काम जो है वो ये है। सबसे पहले तो हमने जो टीके इंटर जो मॉड्यूल है इसका, जो इसका लाइब्रेरी है, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। और एक ख़ास जो हमने जो है इसके अंदर से एक ख़ास जो पब्लिक इंटरफेस है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक चीज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मेंबर फंक्शन। तो एक फंक्शन जो इसके अंदर लिखा हुआ है, उस फंक्शन को हमने जो है वो इंपोर्ट कर लिया। यानी अब हमारे पास जो मेमोरी के अंदर जो पाइथन का बेस सिस्टम मौजूद था पाए, उसके ऊपर अब हमारे पास टीके इंटर मौजूद है। और टीके इंटर यानी इसको टीके में शार्ट में लिख रहा हूँ। और इसके अंदर जो है वो हमने एक इसके साथ एक और इसका जो मेंबर फंक्शन है वो भी हमने टीके इंटर के नाम TTK के नाम से जो है वो इंपोर्ट कर लिया है। तो इस तरह मेमोरी के अंदर अब हमारे पास सिस्टम मेमोरी के अंदर ये अब हमारे पास जो है ना ये मौजूद है। जैसे मैटलैब या कोई भी और एप्लीकेशन करते हैं ऑन, तो वो मेमोरी के अंदर पहले चली जाती है और फिर वहाँ से एग्जीक्यूट होती है। ये हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में हमने शुरू में जब सीखा था तो ये चीज़ें हमने जानी थी। इसके बाद हम इस एक क्लास लिखेंगे, यानी जो क्लास जो कोड है वो बनाएंगे। और एंड में ये जो है ये लाइन ऐसे ही आएगी, ये तमाम प्रोग्राम में ऐसे ही लिखी आती है जिस तरह C लैंग्वेज में मेन फंक्शन होता है। और उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे काउंटर ऐप, और ये जो वेरिएबल ऑब्जेक्ट होगा ये काउंटर GUI का एक इंस्टेंस बन जाएगा। और ये काउंटर GUI जो है ना ये हमारी वो क्लास है जो हम यहाँ बनाएंगे। और उसके बाद जो है ये जो एक लाइन है जो इस ऑब्जेक्ट का जो मेन लूप यानी जो विंडो है, ये वाली विंडो इसको इनिशिएट कर देगी। ये मेन लूप जो है ना ये इसकी विंडो है, इसको फिर वो
इनिशिएट कर देगी और फिर हमें डिस्प्ले कर देगी। अब जो है हम दोबारा से जो है वो देखते हैं कि इसकी क्लास का कोड जो है वो कैसे लिखी है। ओके, सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करेंगे तो हमें पता है कि क्लास का नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका डिफॉल्ट जो जो फंक्शन है वो लिख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हमने एक चीज़ सीखी थी, इनहेरिटेंस। तो एक सुपर जो है ये हमारे पास पाइथन में एक होता है फंक्शन। उस सुपर की जो डिफ़ॉल्ट क्लास है उसको भी एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये चूँकि यहाँ से ये कोड लिया गया है, उन्होंने इसको इंक्लूड किया है। हम इसकी एक एग्जांपल पहले स्लाइड्स में कर चुके हैं जहाँ हमने इनहेरिटेंस को डिस्कस किया। इसके बाद ये वाली लाइन 6 है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो है अब सेल्फ जो है ना इसका नाम, इसको लिखने की बजाय अब हम सेल्फ लिखें, ठीक है। अब ये सेल्फ कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। और दूसरी चीज़ इसमें देखें कि ये जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर इसको चाहिए जो कि टीके के नाम से एक टीके इंटर का एक फंक्शन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो है वो हमने एज ए पैरामीटर जो है वो भेज दिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो टीके इंटर का जो प्रोग्राम है वो उसकी तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर एक्टिव हो जाएंगी। तो जब ये टाइटल लिख देगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये टाइटल लिख देगा, ये टाइटल जो ऊपर काउंट यहाँ पे जो टाइटल ये वाला आ रहा है। उसके बाद जो है ना मेन फ्रेम होगा। मेन फ्रेम के ये चार जो कोड है उसमें ये 4 लाइन है। सबसे पहले देखिए इसका नाम है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हमने अपनी सहूलत के लिए मेन फ्रेम रखा है क्योंकि इसमें एक ही फ्रेम है। ये देखिए ये फ्रेम है, और अगर मैं इसको पूरे को हाईलाइट कर दूं, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, तो ये फ्रेम जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फ्रेम, इस तरीके से ये फ्रेम जो है ये पूरे का पूरा इनिशियलाइज हो गया। ये फ्रेम चूंकि टीटीके का एक इंटरनल फंक्शन है, यही जो टीटीके हमने इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से होगी कि टीटीके डॉट फ्रेम, और ये सेल्फ है, सेल्फ यानी फंक्शन बताते हुए ये जो फंक्शन है इसका नाम हम इसको बताएंगे कि ये हिस्सा है। और उसके बाद इसकी पैडिंग करेंगे। पैडिंग का मतलब ये है कि ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ना वो रखेंगे इसका कॉर्नर से। पैडिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी एक अगर किसी एक शेप को पैडिंग करते हैं तो आप उसके इर्द गिर्द जो है वो जीरोस लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, या कोई और चीज़ लिख देते हैं, या कोई और कलर फॉर एग्जांपल भर देते हैं उसके अंदर। ये जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दी, तो इसमें आपने उस एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसके इर्द गिर्द जो है वो ग्रीन कलर की पैडिंग कर दी। तो ये इस तरीके से इसमें पैडिंग जो है इसका कंसेप्ट है। इसके बाद जो है अगर आप इस पैडिंग को ना भी रखें तो इट्स ओके, आप सिंपली सेल्फ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें एक ग्रिड का कंसेप्ट जो है वो जो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक ग्रिड का जो ऑप्शन है वो यूज़ किया है, मेंबर फंक्शन यूज़ किया है। और हम ये ग्रिड स्टार्ट कर रहे हैं 0 0 से, यानी इस जगह से। ये जगह जो है ये 0 0 है, ये कॉलम एंड रो ये जगह है, ये 0 0। इसके साथ में लिख देता हूँ ये 0 0 है, ठीक है, 0 0 से। और इसको मैं कह देता हूँ कि ये जो है ना इसकी जो इसको स्टिक कर दो, यानी स्टिकर जैसे होता है ना, इसको स्टिक कर दो पूरा जो कैनवस, यानी पूरा जो विंडो है पूरे की पूरी जो पूरी मेन विंडो है
उस पूरे को भर दो इसके साथ, तो वो 0 0 रो से लेके उस पूरी विंडो के अंदर यानी फ्रेम पीछे लगा देगा, वो पीछे फ्रेम पूरे का पूरा लगा देगा। और उसके बाद मैं इसको कॉलम को और रो को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ विद सम वेट्स। वेट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने ये लाइन लगाई है, इसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके एक और लाइन लगाता हूँ, इसी तरीके से मैं दोबारा जाता हूँ और एक और लाइन लगाता हूँ। एक मिनट दे रुकिएगा जरा। ओके, एक मिनट, वो पानी वाले आ गए। बेटा थोड़ी हेल्प कर दो, ये लो ना, इधर आओ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिए, एक मिनट।
ओके, थैंक यू वेरी मच। असल में इस टाइम में पानी वाले आ जाते हैं ना, पानी पीने का पानी लेना पड़ता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको बता रहा था कि जो वेट्स होते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे ये 3-4 लाइनें मैंने बना दी, इन चारों लाइनों का वेट अलग है। ठीक है, तो ये एक मैनेज करता है, ये क्या नाम है, जो थ्रू दिस वेट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने एक फ्रेम जो है वो बना लिया। तो आप देखेंगे कि ये कोड फ्रेम का यही रहेगा। जितनी भी एप्लीकेशन बनाएंगे उन सब में कोड का फ्रेम जो है वो सेम ही रहेगा। तो जो भी नई एप्लीकेशन बनाएंगे, जैसे आप प्लांट की कोई एप्लीकेशन बना रहे या अपना मेडिकल कोई डिवाइस बना रहे, उसके लिए इंटरफेस बना रहे, अपना कोई सेमेस्टर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या अपना फाइनल ईयर का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या कोई अपनी ऐसे सेल्फ लर्निंग के लिए या किसी कंपनी के साथ काम करते हुए बना रहे हैं, तो कोड यही इस्तेमाल होगा। यानी आप इस फ्रेम का नाम चेंज कर लेंगे, यानी मेन की बजाय जो है वो सेकेंडरी या सब सब फ्रेम रख लेंगे, लेकिन तकरीबन यही चीज़ यूज़ हो रही होगी। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है ये जो इसके अंदर ज़ीरो लिखा हुआ है ना, इसको पहले वेरिएबल के तौर पर डिफाइन किया कि एक टेक्स्ट है, ये तो इसका नाम है, ये वाला तो इसका नाम है, और ये जो वेरिएबल का नाम है लेबल अंडरस्कोर टेक्स्ट, और इसको हमने स्ट्रिंग वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। इसके अंदर जो टीके इंटर है, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो अलग है। तो इसको इसके अंदर वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करने के लिए हमने अपनी सहूलत के लिए स्ट्रिंग वेरिएबल रखा है। तो जो भी वैल्यू होगी वो टाइप स्ट्रिंग होगी, यानी हमने सी लैंग्वेज में पढ़ा था, ये जो है वो टाइप स्ट्रिंग होगी। फिर हमने इसकी वैल्यू जो है ना वो सेट कर ली 0। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये जो स्ट्रिंग, ये लेबल टेक्स्ट है, ये इसकी वैल्यू को 0 रखा है, बस दैट्स इट। यानी जो अभी हमने इसको इसके अंदर लिखा नहीं है, अभी सिर्फ हमने रख दिया, बस दैट्स इट। इसके बाद हमने रीसेट काउंटर बटन को डिफाइन किया, इसका नाम रखा रीसेट बटन। अगर आप चाहे तो सिर्फ रीसेट रख दें, और ये तो हमने अपनी सहूलत के लिए नाम रखा है, ताकि हमें पता चले कि प्राइमरली जो है वो कभी प्रोग्राम में चेंज करनी पड़ जाए तो पता चल जाए ना कि ये क्या चीज़ थी। और इसका हमने जो बटन, ये उसका कीवर्ड बटन, ये वो प्राइमरली जो टीके के अंदर डिफाइन है कि बटन जो है वो क्या है। तो ये मेन फ्रेम के ऊपर हमने रखना है इसको। तो मेन फ्रेम हमने बता दिया उसको कि मेन फ्रेम के ऊपर बटन रखना है। फिर इस बटन की टेक्स्ट क्या लिखनी है, रीसेट काउंटर। और जब इसको कोई यूजर क्लिक करेगा तो कमांड चलानी कौन सी है, उसका नाम बता दिया कि रीसेट कमांड है जो चलानी है। और रीसेट कमांड किसका हिस्सा है, इसी क्लास का हिस्सा है। ये सेल्फ जो है ना, ये क्लास बजाते खुद है। और दूसरे नंबर पे हमने बता दिया कि ग्रिड के अंदर इसको कॉलम नंबर 2 पे और रो नंबर 1 पे रखना है। ठीक है, तो हमने इसको कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 1 पे रख दिया। अच्छा, रो नंबर 0 पे भी रख सकते थे इसे, लेकिन हमने इसको रो 1 पे रखा। ये कोड के अंदर इस तरीके से लिखा गया है। अगर हम चाहें तो इसको रो 0 भी कंसीडर करते हुए 0 के अंदर रख सकते हैं, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रो तो हम आपकी मर्जी से चेंज करेंगे ना। अगर 1 लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा, 2 लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा। मे बी इस प्रोग्राम में हमने कोई चीज़ ऊपर भी डिफाइन की हुई हो रो 0 में। तो अभी तो रो का कंसेप्ट और कॉलम का कंसेप्ट हम बता चुके हैं, उसमें क्लियर है। स्टिकी नॉर्थ का मतलब है कि इस साइड में, नॉर्थ ये वाली साइड है ना, ऊपर की तरफ है नॉर्थ। जब वो हम लेते हैं ना इस तरह नॉर्थ साउथ और इसी तरीके से ईस्ट और वेस्ट, तो ये इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसकी मदद से हम, स्टिकी की मदद से हम जो है वो अलाइनमेंट करते हैं। इसके बाद जो है वो इस जब रीसेट को क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन जो है वो चलेगा, वो ये चलेगा कि जो सेल्फ लेबल अंडरस्कोर टेक्स्ट सेट है ना वो 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो है ना ये 0 हो जाएगी, यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये अगर आप देखें तो यही कमांड है।
एक ही चीज़ है, यानी वो जब इनिशियलाइज करेंगे उस वक्त भी जीरो होगी, जब रीसेट पे दबाएंगे उस वक्त भी ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये एक इसको रिपीट करना ज़रूरी है, एक दफ़ा इसको दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि ये कोड अगर हमने समझ लिया ना तो बाकी सारा कोड तो आसान है, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस रीसेट काउंट बटन की, जो रीसेट बटन है अगर आप देखें तो रीसेट बटन जो है ये कॉलम 2 पे है, और इसी तरीके से जो है रीसेट, ये प्राइमरीली ये रीसेट काउंटर उसके ऊपर लिखा हुआ है और अंदर पीछे बटन बना हुआ है। तो ये इसका हमने नाम रख दिया, इसको बता दिया कि ये एक बटन है, और हमने बता दिया कि ये बटन किस जगह पे रखना है, मेन फ्रेम के ऊपर रखना है, इसके ऊपर क्या लिखना है, और अगर इसको कोई क्लिक करेगा तो कौन सा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, रीसेट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हमने उसको प्लेस कर दिया और अलाइन कर दिया, और जब ये कमांड क्लिक होगी तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो लिखा हुआ। अब बाकी चीजें बहुत आसान, बाकी चीजें यूँ समझे कि इतना बड़ा कोई भी इशू नहीं है। अब हम इस टेक्स्ट को चेंज ही करना है हमने, जैसे इंक्रीमेंट होगा तो ये 0 से 1 हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा तो अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, इसी तरीके से गुड बाय तो वो एग्जिट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इंक्रीमेंट बटन हमने डिफाइन किया वैसे ही जैसे कि हमने जो है वो पहले डिफाइन किया था, बटन एक डिफाइन कर दिया, मेन फ्रेम पे आएगा, इसकी टेक्स्ट होगी एक, इसके कमांड जो है वो इंक्रीमेंट एग्जीक्यूट करना है, इंक्रीमेंट एक फंक्शन होगा, तो इंक्रीमेंट हमने एक फंक्शन बनाना है छोटा सा, जो क्या करेगा, पहले देखेगा कि यहाँ क्या वैल्यू है और उसके अंदर फिर एक ऐड कर देगा और दोबारा से सेट कर देगा। इसी तरीके से हमने टेक्स्ट एंट्री बटन बनाया है। टेक्स्ट एंट्री बटन यानी ज़ाहिर है ये चीज भी तो बनानी पड़ेगी, इसमें यूजर भी अपनी मर्जी से एंटर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि टेक्स्ट एंट्री है। तो जब हम इसको एंट्री एक बनाएंगे विजेट, यानी एक एंट्री का एक बॉक्स उठा कर डालेंगे, और मेन फ्रेम पे इसकी विड्थ 10 होगी, यानी इसकी जो विड्थ है, और इसका जो टेक्स्ट वेरिएबल है वो हमने ऊपर जो है वो बता दिया था कि वो क्या है, और इसको सेंटर हमने जस्टिफाई कर दिया कि सेंटर में अपीयर हो जाए, और ये भी हमने बता दिया कि ये कॉलम 2 रो 2 पे आ जाए, ठीक है, कॉलम 2 रो 2। इसका मतलब है हमने जो रो 0 है उसको हमने एम्प्टी रखा है, रो 1 2 और रो 3 की बात कर रहे हैं, इस तरीके से हम इसको चला रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमने कॉलम 0 को भी हमने एम्प्टी रखा है और कॉलम 1 2 और 3 की बात कर रहे हैं। तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, उसी तरह रो 1 2 3। ओके, सो डिक्रीमेंट बटन भी हमने डिफाइन कर दिया कि वो यहाँ होना चाहिए, यानी कॉलम 3 पे होना चाहिए, रो 2 पे होना चाहिए, और इसी तरीके से हमने गुड बाय बटन बता दिया कि कॉलम 2 पे और रो 3 पे गुड बाय बटन डाल दो। तो ये इस तरीके से सारे बटन जो है ना वो प्लेस हो गए, और ये भी हमने बता दिया कि इस जगह पे गुड बाय एग्जीक्यूट करना है, इस जगह डेक के नाम से एक फंक्शन है डिक्रीमेंट को शो कर रहा है, वो एग्जीक्यूट करना है। अब हम फंक्शन डेफिनेशंस देख लेते हैं। इसकी फंक्शन डेफिनेशन से कदरे सिंपल है। रीसेट करेंगे, ये पहले भी हम देख चुके हैं, रीसेट करेंगे तो वो जो एंट्री में जो टेक्स्ट लिखी हुई है उसको 0 कर देगा। अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे तो वो क्या करेगा कि पहले वहां से वैल्यू को गेट करेगा, उसमें एक ऐड करेगा, और उसको ऑब्वियसली इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना टेक्स्ट जो आएगी, तो उसके बाद उसको ऐड करके दोबारा से सेट कर देगा। ये 2 स्टेप एक ही लाइन में करेगा, यानी पहले जो है वो वहां से देखेगा कि क्या वैल्यू है,
उसमें एक ऐड करेगा, इंक्रीमेंट करने जा रहा है और दोबारा से उसको लिख देगा। इसी तरीके से डिक्रीमेंट में देखें, डिक्रीमेंट में एक माइनस करेगा, वैल्यू को वहां से उठाएगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उसको जो है उसमें एक वैल्यू कम करके दोबारा से उसी जगह लिख देगा। अच्छा, गुड बाय में इसने कुछ नहीं करना है, इसने गुड बाय में दरमियान में लिखना है गुड बाय, क्योंकि टेक्स्ट है ना, गुड बाय लिखना दरमियान में यहाँ पे, और उसके बाद जो है इसने एक सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद इसने एग्जीक्यूट हो जाना, इस विंडो ने डिसअपियर हो जाना, खत्म, फिनिश। तो इस तरीके से हमारा ये जो कंप्लीट जो क्लास है ना ये डिफाइन होता है। आप देखें कितने लाइनों का कोड है इस पूरी छोटी सी एप्लीकेशन बनाने के लिए। टोटल क्लास की जो लाइनें इंक्लूडिंग ये जो हमने कुछ लाइनें खाली भी छोड़ी हुई हैं, 42 लाइन इंक्लूडिंग दीज एम्प्टी लाइन्स। और बाकी जो कोड है, जो 3 लाइनें नीचे हैं, 2 लाइनें ऊपर है, 5 लाइनें और ऐड कर दें, लेस देन 50 लाइन्स में हमने पूरी एप्लीकेशन डिजाइन कर ली। सी में ऐसा हो ही नहीं सकता, सी में जो है वो बहुत ज्यादा लाइनें लिखनी पड़ेंगी, और इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं जो और इसे आसान कर देती हैं। ओके, यहाँ कोई सवाल है आपके जहन में बेटा? जी खालिद, आप बताएं, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है? नो सर। ओके, समी आप बताइए। जी मोहम्मद समी आप बताइए। नो सर। थैंक यू। इब्रार आप बताइए। नो सर। कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है बेटा? नो सर। ओके, थैंक यू। अब इसका एक रिकैप है जल्दी से ना, कि ये एक एप्लीकेशन हम बनाना चाह रहे थे, और एप्लीकेशन जो है वो हमने उसका एक लेआउट बनाया। लेआउट बनाने के बाद हमने उसको कोड किया, और कोड करने के लिए सबसे पहले हमने जो 3 में जो पहला काम किया वो ये कि जो रिक्वायर्ड मॉड्यूल है वो हमने निकाल लिए। फिर उसके बाद हमने एक क्लास डिफाइन की। क्लास में अभी हमने जो कोड देखा, वो कोड जो है वो हमने पूरे का पूरा इसके अंदर लिखा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसकी तरफ गए। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके अंदर हमने जो है पूरे का पूरा कोड जो है उसको लिखा, जो इसके अंदर बटन्स वगैरह डालने थे हमने। इसके बाद हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। फंक्शन को जब हम डिफाइन कर चुके, फिर हमने जो है वो इसका तीसरा हिस्सा जो है वो जो तीसरा पार्ट है उसका हमने सेक्शन 3 यानी उस क्लास को इनिशियलाइज करके और उस विंडो को इनिशियलाइज कर दिया। और इस तरीके से हमारे पास जो है एक छोटा सा जो है वो विंडो की शेप जो है वो हमारे पास नज़र आनी शुरू हुई। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह एक सेक्शन हमारा कंप्लीट। अब हम जो है वो अपने दूसरे सेक्शन की तरफ जो है वो चलेंगे। ओके, इस सेक्शन में जो चीज़ हम सीखेंगे उसमें अगर आप देखें तो हमारी काउंटर एप्लीकेशन वही है। इसके अंदर हमने एक जगह पे ये लिखा है कि ये अब काउंटर एप्लीकेशन 2 है, और इसका टाइटल काउंटर GUI प्लस है, जो 0 से लेके 9 तक हमने अलाउ कर दिया इसको। यानी हमने इस पे लिमिट लगा दी है कि इसमें जो हम लिखना चाहेंगे वो 0 से लेकर 9 तक लिखें। और एक हमने एक कैनवस ऐड किया है। कैनवस आमतौर पे पेंट करने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए होता है। तो एक कैनवस एक हमने डाला है इसमें, जिस तरह बटन होता है इसी तरह कैनवस होता है। और कैनवस के अंदर हमने 0 से लेकर 9 तक वैल्यू लिखी। और हम ये करना चाह रहे हैं कि जैसे ये जो यहाँ एक हम ऐड करें इसको, तो यहाँ 1 हो जाए। जैसे ये 1 हो जाए तो ये जो वैल्यू है, ये 1 भी जो है इसका भी कलर जो है वो रेड हो जाए।
तो ये 2 हो तो 2 का कलर भी रेड हो जाए, 3 हो तो 3 का कलर भी रेड हो जाए, इस तरह ये 9 तक चला जाए। फिर डिक्रीमेंट करेंगे, जब डिक्रीमेंट करेंगे तो ये कलर फिर दोबारा वापस आना शुरू हो। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा एक आइडिया है कि किस तरीके से हम अप और डाउन काउंटर बना सकते हैं, यानी काउंट करेंगे एक वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद फिर वापस जाए, 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0, और हमें सिर्फ लिमिट कर दें कि 0 से लेकर 9 तक की हमने इसमें वैल्यू रखी है। बाद में हम चाहे तो इसमें ज़्यादा वैल्यूज भी डाल सकते हैं, और भी कई इनोवेटिव काम इसमें कर सकते हैं। तो ये अब हम सीखेंगे, और इस तरीके से हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो सेक्शन है ना वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम इंशाल्लाह मिड टर्म की बात करेंगे। तो इसमें जैसे आप देखें कि जैसे 7 अगर चेंज हुआ तो 0 से लेकर 7 तक रेड हो गए, और 8 और 9 अभी नेक्स्ट इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये फिर 7 ब्लैक हो जाएगा और 6 रेड, इस तरीके से। तो हमने उसी तरीके से जो है वो एक इसका खाका डिज़ाइन करके, और हमने जो फंक्शन है उसमें जो पहली जो 5 लाइनें वो तो सेम ही रहेंगी, आप देखें सेम ही है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमने वेरिएबल में ऐप की जगह F2 लिख दिया और काउंटर GUI प्लस बना दिया इसको, यानी इसका नाम चेंज कर दिया क्लास का, और वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, बाकी तो कुछ भी नहीं किया हमने। अब हम इसका कोड की तरफ चले जाते हैं। जब हम कोड में जाते हैं तो कोड जो है उसमें हमने जो पहली चीज जो हमने इसके अंदर की है वो अगर आप देखें, थोड़ा मैं ये फ्लोट हाइड करना चाहता हूँ, स्क्रीन देख सकें ना। तो सबसे पहले हमने ये जो कॉलम 0 और रो 0 जो है, यानी ये वाली जो लोकेशन, इसके ऊपर 0 से लेकर 9 ये लिख दिया। तो अब ये जब ये इसको 0 कॉलम और रो 0 पे लिखेगा तो 0 से लेकर 9 तक ये इस तरह एक ये लिख देगा, जो यहाँ लिखा है वही ये लिख देगा। दैट्स इट। अब मैं फ्लोट दोबारा चाहता हूँ कि फ्लोट आ जाए ताकि जो है वो कोड को देख सके ना। कोड में, अच्छा कोड में जो है जो चीज आई है, नई आई है, वो कैनवस है, बाकी सारी चीजें वही है, ये चीज नई आई, इसको समझ लेते हैं जरा। ओके, कैनवस प्राइमरली ये मैंने इसका नाम रखा है, ये कैनवस प्राइमरली वेजेट है, और डी इसमें साइलेंट होगा, वेजेट है। ओके, सो कैनवस, और ये मेन फ्रेम के ऊपर आएगा, और इसकी हाइट होगी, विड्थ होगी 100 पिक्सल 100 पिक्सल जैसे इमेज होता है, और इसकी बैकग्राउंड मैंने व्हाइट रख, और कैनवस जो ग्रिड पे अपीयर होगा कॉलम 3 पे रो 0 पे अपीयर होगा, और इसको 3 कॉलम तक स्पैन करवाया है। इसका मतलब है कि कॉलम 3 4 5 3 4 और 5, यानी 3 कॉलम्स जो है ना ये इतना ये स्पैन करेगा, 3 4 अपनी सहूलत के लिए। वैसे हमें पता है कि ओके, रो स्पैन इसी तरह रो भी 3 रो तक ये जाएगा, 1 2 3 3 रो तक। तो इस तरीके से ये पूरे का पूरा एक एरिया जो है ना वो हमने बता देगा, इतना एरिया घेरेगा ये, और इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी, ये नॉर्थ में भी होगा, साउथ में भी होगा, ईस्ट और वेस्ट में भी होगा। इस तरीके से ये इसकी यानी ये पूरे जो कैनवस के अंदर जो है ना ये यानी पूरा एक एरिया जो है ना ये घेर लेगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद हमने चूंकि उसके अंदर लिखवाना भी है ना, ये हमने एक वैल्यू भी लिखवानी है, 0 से लेकर 9 तक लिखवाना है, 0 0 1 2 3, हमने इंडिविजुअली लिखवाने की बजाय हमने एक लूप चला दी कि 0 से लेके 9 तक 0 1 2 3 4 अप टिल 9, ओके 9 तक। सेल्फ कैनवस क्रिएट टेक्स्ट, कैनवस के ऊपर एक टेक्स्ट लिख दो, क्रिएट कर दो टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्रिएट करो जो कि प्राइमरली 48
और उसके बाद आगे जो है अब मैं यानी उसकी वैल्यू इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 15 into 1 और उसको जो है वो ऊपर से लिखना शुरू करो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आओ, नॉर्थ ऊपर है ना, और टेक्स्ट जो है ना इसमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके जो आई है वो प्राइमरीली इसके अंदर लिखो, ठीक है। अच्छा, ये इसकी लोकेशन है। लोकेशन क्या होती है? एक्स और वाई, यानी अगर आपके पास ये कैनवस है तो इसमें थोड़ा सा ज़रा दूसरी तरफ चलता है, एक्स इस तरफ चलता है और वाई इस तरफ चलता है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से तो 48 यानी 48 पिक्सल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक 48 पिक्सल्स काउंट करो। 48 पिक्सल्स इस तरफ चले जाओ और उसके बाद 15 मल्टीप्लाइड बाय जो ये रेंज आ रही है ना, तो पहली आइट्रेशन में ये 0 हो जाएगी। तो 48 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 इस लाइन पे है, इस लाइन पे y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू ऊपर 0 है। तो पहला जो डिस्प्ले होगा वो यहाँ पे होगा, यानी अगर मैं इसको एक्स वाई में लिखूं, एक्स वाई, तो पहली जो लाइन बनेगी x जो है वो 48 होगा और y जो है वो 0 होगा। इसके बाद दूसरी आइट्रेशन आएगी, जो दूसरी आइट्रेशन आएगी उसमें i जो है वो 1 होगा। जब i 1 होगा तो ये वैल्यू जो है ये बनेगी 48 और 15। जब तीसरी आइट्रेशन आएगी तो ये बनेगा 48 और 31। तो 0 से लेके ये अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 और उसके बाद 16 और फिर 32 और 15-15 के वक्त में से, यानी ये चलता रहेगा आगे, ये यानी 16 के डिफरेंस से 16 ऐड होता चला जाएगा इसमें और 16 ऐड होता चला जाएगा और ये वैल्यू जो है ये आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह ये जो है ना ये y वैल्यू चेंज होती रहेगी, पहले 0 डिस्प्ले होगा, फिर 1 डिस्प्ले होगा, फिर 2 डिस्प्ले होगा, फिर 3, एक लाइन में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो सिंपल एक छोटा सा एक लूप है जो इसको डिस्प्ले करेगा। और साथ साथ हमने जो इनिशियल कलर इनका रखा है वो ब्लैक रखा है और ब्लैक के लिए सेट कलर जो कलर सेट वो उसमें हमें 0 भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्फ कलर सेट 0, तो ये इनिशियली ब्लैक प्रिंट हो जाएगा। बहरहाल ये कोड आपके पास अवेलेबल है, इसके अंदर आप चाहे तो टाइप करके इसको देख सकते हैं और इस तरीके से ये हमारे पास जो है एक विजेट जो है वो बन गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जब रीसेट को डिफाइन करेंगे तो अब हमें पता है कि रीसेट को जब हम डिफाइन करेंगे तो फिर हमें वही फॉर लूप चलाना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सेम वही फॉर लूप है और उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर लूप है। जब भी रीसेट होगा वो उसको 0 करेगा और वही फॉर लूप चला देगा। तो हम इस फॉर लूप को एक अलग फंक्शन में भी लिख सकते हैं ताकि जो है वो अगर जरूरत पड़ रही है इसकी बार बार तो आगे चलते हैं। अच्छा, इंक्रीमेंट में जब इंक्रीमेंट होगा ना तो कलर भी चेंज होगा ना। तो सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि क्या वैल्यू जो है वो 9 से कम है या नहीं। देखिए 9 से कम होने की जरूरत है वैल्यू को, क्योंकि हमने 0 से लेकर 9 तक का बाउंड लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि क्या वैल्यू 9 से कम है। अगर तो कम है, यानी 0 से लेके 8 तक, या अगर 8 भी आती है फॉर एग्जाम्पल तो ट्रू हो जाता है और अंदर चला जाएगा। अंदर जाके उसको एक ऐड करेगा और ऐड करने के बाद अब उसका कलर जो है ना प्राइमरी वो सेट कर देगा। ज़ाहिर है इंक्रीमेंट होगा तो 0 तो रेड है ही, अगर 1 इंक्रीमेंट हुआ है तो 1 को पहले उसको गेट करके उसका कलर चेंज कर देगा, ठीक है। उसका कलर जो है वो सेट कर देगा। अच्छा, उसके बाद आगे डिक्रीमेंट। अच्छा, कलर सेट जो है ये हमने एक अलग रखी हुई है, एक अलग फंक्शन रखा हुआ है। इसके बाद वो फंक्शन यहाँ है,
उसको भी देख लेते हैं। आगे चलते हैं। डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट में भी वही है, लेकिन आप इस डिक्रीमेंट में देखिए ग्रेटर देन 0। ऐसा ना हो ना कि 0 से भी नीचे फिर जा रही हो वैल्यू। अगर 0 से बड़ी वैल्यू है तो ही डिक्रीमेंट होगा, यानी 1 है तो डिक्री होकर 0 हो जाएगा, 2 है तो डिग्री होकर 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का फिर कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, कलर सेट को देख लेते हैं। कलर सेट जो है इसको एक पैरामीटर चाहिए होता है। कलर सेट को जब हम एक पैरामीटर देंगे तो ये क्या करेगा, उस कलर को रेड कर देगा, रेड कर देगा। इसी तरीके से हमने एक कलर रीसेट बनाया हुआ। कलर रीसेट जो है वो हमें पता है कि कलर रीसेट जो है डिक्रीमेंट में होगा, तो कलर रीसेट, जो रीसेट है वो कलर को ब्लैक कर देगा, यानी उसका कलर ब्लैक कर देगा। उसके बाद गुड बाय, वो जो पुराना हमने लिखा था वो गुड बाय वही है। तो इस तरह हमने एक जो कोड है अब हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है, और कोड की लाइनें जो है वो थोड़ी सी बढ़ के 67 तक चली गई। तो इस तरीके से ये पूरी एक एप्लीकेशन बन जाएगी, और ये पूरी एप्लीकेशन जो है ये फिर जिस तरीके से हम चाहेंगे ये चलना शुरू हो जाएगी। अगर इंक्रीमेंट में बटन दबाएंगे तो ये 1 2 3, और डिक्रीमेंट तो फिर ये कम होना शुरू हो। ये इसकी मुख्तलिफ, यानी जब 3 तक इंक्रीमेंट हो चुका या डिक्रीमेंट हो चुका होगा तो ये देखें 0 से लेकर 3 तक डिस्प्ले हो रहा है रेड, और 7 तक जाएगा तो 0 से लेकर 7 तक जाएगा। अब यहाँ से मैं बता नहीं सकता कि इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये एक वैल्यू है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में आई, और यही हम प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो इसके जब गुड बाय को क्लिक करेंगे तो ये गुड बाय हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कोड जो है ना ये कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों, आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो एक छोटी सी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि ये GUI जो है ना ये मिड टर्म में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, GUI जो है ना ये आपका जो प्रोजेक्ट है, जो हम आपको एक छोटा देंगे, ये उसमें इंक्लूडेड होगा। इब्रार का शायद नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। जी खालिद, आपका कोई सवाल है बेटा यहाँ पे? नो सर। समी, आपका कोई सवाल है? समी, आपकी आवाज नहीं आई बेटा। नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और जो है वो अब मिड टर्म की बात करते हैं। ठीक है, ओके। मिड टर्म में जो है वो हम बात करेंगे आपका जो LMS के ऊपर हमने आपके क्विज और असाइनमेंट जो दिए हुए हैं। ओके, जो आपका मिड टर्म का पैटर्न है वो इन असाइनमेंट और क्विजेस से मिलता जुलता है। जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट 2 में मैं चला जाता हूँ, और असाइनमेंट 2 का आपका डॉक है, अभी तक किसी ने सबमिट नहीं किया। असाइनमेंट 2 जो है इसका जो डॉक्यूमेंट अगर मैं देखता हूँ, ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग UML डायग्राम, ये आपके जो हमने जो लेक्चर स्लाइड्स है उसी में से लिया है, और लेक्चर स्लाइड्स में जो है वो आप बता सकते हैं कि जो क्लास डायग्राम है वो क्या होती है, और इसमें जो इनहेरिटेंस है वो कौन सी इनहेरिटेंस शो हो रही है, और प्राइमरीली जो है वो इसके जो
डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। इसी तरीके से नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम में अगर आपको याद हो तो ये एग्जांपल हमने बड़ी डिटेल से की थी, जिसमें कि एक इनवॉइस जनरेटर है, वो एक टाइमलाइन होती है, इसके बाद इंस्टेंशिएशन होती है और उसके बाद फिर टाइम गुजरने के बाद जो है वो कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं और कुछ चीज़ें जो है प्रोसेस होते हैं, कुछ एग्जीक्यूशन कुछ प्रोसेस, और फाइनली एक जो प्रिंटिंग जो है इनवॉइस की वो हो रही होती है। तो ये आपने हमने पूरी एक वीडियो भी है इस पे, लेक्चर भी है, वहाँ से आपने थोड़ा सा इसको अपने अल्फाज में 1 से 2 पैराग्राफ में आपने बताना है कि ये हो क्या रहा है इसमें। सर यहाँ पे क्लासेस 2 है ना सर, प्रोडक्ट और इनवॉइस, नहीं, बाकी तो सब क्लास एक ही है, इसके ऑब्जेक्ट। क्लास एक ही है प्रोडक्ट के नाम, जी सर। उसके 2 जी सर। इंस्टेंस है। देखिए ये इंस्टेंसिएशन है ना, ये प्रोडक्ट क्लास एक ही है लेकिन उसके 2 इंस्टेंस है। समझ में आ रहा है? जी सर। आप इन तीनों को एक ही क्लास में भी वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, एक ही क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, जनरल क्लास में। ठीक है कि इनवाइस क्लास के अंदर ही प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 डिफाइन है, लेकिन अपनी सहूलत के लिए ना, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो तो चेंज होती रहती है ना, नई प्रोडक्ट आ गई, अगर उसके पास चाय समोसा है तो उसने फ्राइज भी रख ली, तो तीसरी तीसरी प्रोडक्ट भी आ गई, कोई फ्राइज मांगना चाहेगा, कोई समोसा भी मांगना चाहेगा, कोई, और उसने अगर बर्गर रख लिया तो फिर कोई बर्गर मांगना चाहेगा। तो इस तरीके से इसको ना थोड़ा एक प्रोडक्ट को अलग रखा है, ये एक ही प्रोडक्ट है, यानी क्लास एक ही है, उसके इंस्टेंस है प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 इनवॉइस, ये उस क्लास का इंस्टेंस है। ठीक है, ये क्लास नहीं है, ये क्लास का इंस्टेंस है, क्योंकि इंस्टेंशिएट लिखा हुआ है ना। जी सर। आपकी क्लास होगी प्रोडक्ट, ये एक क्लास प्रोडक्ट होगी, इसी तरीके से एक क्लास जो है वो इनवाइस होगी, इसके बाद आप इंस्टेंस रखेंगे ना, प्रोडक्ट 1 इज इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, इसी तरीके से प्रोडक्ट 2 इज इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, और इसी तरीके से इनवॉइस इज एन इंस्टेंस ऑफ इनवॉइस। इस तरीके से होगा ये। मेरे ख्याल में सवाल आपका अच्छा था और ये समझने वाली चीज़ है। जब मैं पहली दफ़ा इसको कर रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने, आपको हैरानी हो, जी सर वही। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो 97 में पढ़ी थी। अब उसके बाद जो है अब हम जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए कितने साल हो गए हमें पढ़े हुए, तो हमें भी ये सारी चीज़ें जो है पहले खुद सीखनी पड़ी आपके लिए, तो हम खुद भी कंफ्यूज रहे बहुत है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि चीज़ें जो है वो पाइथन जो है वो उसका जो क्या कहते हैं अरूज है, वो तो स्टार्ट होता है 2014 से। 2014 से पहले तो लैंग्वेज तो मौजूद थी, लेकिन उसको कोई इतनी वो प्रोजेक्शन नहीं थी, प्रोजेक्शन उसकी 2014 के बाद से है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं पाइथन, यानी जो कंसेप्ट है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जबकि ज्यादातर लोग जो है वो सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, जावा में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और हम आपको पाइथन में क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि लॉजिक जो है ना आपका प्रोग्रामिंग की तरफ क्लियर, पाइथन आसान है, उसका कोड इतना ज्यादा इंटरनेट पे मौजूद है, आपको कोई परेशानी किसी सॉफ्टवेयर में यानी बनाने में, एप्लीकेशन बनाने में नहीं होगी। मेरा जहन क्या है मैं आपको बताता हूँ, मेरा जहन ये है, जब आपको FYP बनने के लिए मिले तो आप पाइथन में उसका GUI खुद बना लें। अब सेमेस्टर प्रोजेक्ट आपको बनने में आप खुद बना लें, सॉफ्टवेयर इतने महंगे होते हैं, उनके लाइसेंस इतने महंगे हैं, आप खरीद नहीं सकते। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना लें, हार्डवेयर तो वही है, अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपकी क्रिएशन। मेरे ख्याल में मैं थोड़ा समझा पाया हूँ। जी बेटा, कोई सवाल है यहाँ पे? नो सर। तो बेटा इस असाइनमेंट को कंप्लीट
है और अपने क्लास फेलोज को भी बताना है कि ये असाइनमेंट जो है ना ये सर कंप्लीट कर लें मिड टर्म से पहले पहले। आपका नेक्स्ट वीक में आज ही के दिन फ्राइडे के दिन 2 घंटे का मिड टर्म है और 9:30 स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, और एलएमएस पे होगा। सर उसमें टाइम लिमिट है? हमने तो ये सुना था कि असाइनमेंट वेस्ट होने हैं। नहीं, टाइम लिमिट होगी बेटा, 2.5 घंटे दूंगा मैं। 2 घंटे का टाइम होगा लेकिन 2.5 आवर्स दूंगा। अब इसको प्रॉब्लमेटिक ना समझे, इट इज जस्ट लाइक जो असाइनमेंट है जैसे ये असाइनमेंट है, ये आप बैठ के करें और जमा करवा दें। मैंने तो आपको ये भी सहूलत दी है कि ग्रुप में कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये क्विज 2 तो ग्रुप में नहीं हो सकता, लेकिन बाकी आप ग्रुप में भी कर सकते हैं। आप नाम लिखते हैं अपना क्लास फेलोज का जो जिन्होंने काम किया उसके ऊपर, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं उन एप्लीकेशंस की तरफ जो हमने इससे बनाई है ना, और उन एप्लीकेशंस को हमने यूट्यूब में आपका जो क्या नाम है जो चैनल है उसके अंदर हमने इनको वो भी कर दिया, अपलोड भी कर दिया। सर एक क्वेश्चन है सर। सॉरी, ये तो डीएलडी है, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब हम जाते हैं तो आप यहाँ देखें, ये हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बनाई है। इसकी आवाज़ तो आपको नहीं आएगी, लेकिन आप देखिएगा कि ये जो है ये कैसे ये चल रही है ना। ये वही काउंटर है, आप देखिए काउंटर ये बिल्कुल सेम एप्लीकेशन नीचे पड़ी हुई है जो अभी हम बना रहे थे। ऊपर सिर्फ हमने एक इमेज डाला और प्रोग्राम कोड में थोड़ी सी चेंजेस की, और इसमें आप देखें कि ये एक जो है ना प्रॉब्लमेटिक स्पेस है 9 पे, और यहाँ पे कैथेटर वायर जो है ना वो डाली है ताकि यहाँ पे जो है वो या तो इसको एक्सपेंड कर सकें ताकि वो जो प्लैक है वो हट जाए, या फिर यहाँ स्टंट डाल सकें। ठीक है, इसमें देखें ये स्टार्ट जब करते हैं तो ये हार्ट बीट करना शुरू कर देता है, और ये कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा जिफ है, यानी एक छोटा सा प्रोग्राम है जो ये इमेज पीछे चेंज कर रहा है। इंक्रीमेंट जैसे जैसे करते हैं ये लाइनें देखें आगे बढ़नी शुरू हो गई, ये यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा है, ये 2 हो गया। इसी तरीके से यहाँ कलर चेंज होना शुरू, और इस तरीके से आहिस्ता 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 जो है ये वहाँ पहुँच जाएगा 7 8 और 9, एंड में 9 तो हमने ये इस तरीके से डिजाइन किया कि 9 ये 0 से लेकर 9 तक ये उस प्रॉब्लमेटिक रीजन में पहुंच जाए। डिक्रीमेंट इसी तरीके से वो वापस जाएगा, और हार्ट देखे पंप कर रहा है। तो ये छोटी सी एप्लीकेशन हमने डिजाइन कर दी। इसी तरीके से हमने इस डिजाइन में फिर थोड़ा सा चेंज भी किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे चले जाए, ये अब हमने इसमें थोड़ा चेंज ये किया है कि अब हमने इसको ना आर्डिनो के साथ इंटरफेस कर दिया, यानी हार्डवेयर से हम ये वैल्यूज ले रहे हैं अप डाउन काउंटर, यानी जो हार्डवेयर है उससे हमने ये कंप्यूटर पे चल रहा है ये एप्लीकेशन, और हार्डवेयर के साथ हमने उसको इंटरफेस कर दिया। और जैसे हार्डवेयर पे काउंटर जो है वो 0 से लेके अप काउंटर और डाउन काउंटर बना है वो चलेगा, तो ये साथ साथ जो है ना ये डिस्प्ले भी होगा। ये थोड़ी ज़रा वीडियो थोड़ी ज़रा लेंथी है, थोड़ा सा इसमें टाइम है। तो सबसे पहले कोड एक्सप्लेन किया गया आर्डिनो का। आप ये भी आर्डिनो भी इंशाल्लाह आप सीखेंगे जब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पढ़ रहे होंगे। और ये हार्डवेयर से जो है ना ये पहले सिमुलेट करके देखा है कि ये हार्डवेयर से इंफॉर्मेशन आ रही है। अब 0 से काउंट शुरू होता है, और 9, और 9 के बाद फिर 8, और इस तरीके से ये 0 तक जाता है, और फिर 0 से फिर शुरू हो जाता है आगे 2 1 0, और इस तरीके से ये जो है फिर ये पाइथन का कोड है, देखिए 145 लाइंस का बन गया है। इस कोड का ये वाला हिस्सा रेलिवेंट है जिसमें वो सीरियल पोर्ट को इनिशियलाइज करता है, और सीरियल पोर्ट को अपने डेमो के नाम से एक नया बटन डाला है जो कि प्राइमरीली जो है वो सीरियल पोर्ट से डेटा लेता है
और डेटा लेके फिर उसको जो है वो इसके अंदर जो है वो लाइनों की सूरत में शो करवाता है। तो अभी देखिएगा ये चल पड़ेगा। इसमें कुछ एरर भी आए थे, लेकिन वो मैंने एरर जो है वो मुझे पता चल गया वो क्यों आए थे, लेकिन एनी हो फिर हमने उसको आर्डिनो को ऑफ करके ऑन करके दोबारा से कनेक्ट किया तो ये चल गया था। जब आप देखेंगे ना इसको YouTube पे, तो YouTube पे आपको इसकी साउंड भी जो हमने रिकॉर्ड की हुई है ना इसमें, वो भी आपको आ रही होगी। एक कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कि जब सीरियल पोर्ट से रीड करेंगे तो हमें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सीरियल से जब रीड करेंगे तो उसमें जो डेटा की टाइप है वो अलग आएगी, और उस डेटा टाइप को पहले फिर इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो जब डेटा एडजस्ट हो जाएगा तो फिर वो हम उसको यूज़ कर सकेंगे इस एप्लीकेशन में। इस एप्लीकेशन को जब हमने बना के आगा खान भेजा है, आगा खान का जो एक इदारा है उसके अंदर एक छोटा सा उनका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, तो उन्होंने हमें क्यूरी भेजी है कि आप हमें इसको डेमो करवाएं। इसका डेमोस्ट्रेशन जो है ना हार्डवेयर के साथ हमें आप करवाएं ताकि हम देखना चाहते हैं। अभी देखें ना ये एरर आ रहा है, ये जो है ना नो डेटा फ्रॉम आर्डिनो आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना ये आर्डिनो के साथ उस वक्त तो आर्डिनो की पोर्ट जो थी ना वो बिजी थी, तो हमने इसको दोबारा चला के देखा लेकिन दोबारा भी एरर आ रहा था, और फिर हमने आर्डिनो को ऑफ करके ऑन किया तो फिर ये चल पड़ा। अभी भी एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा था कि पीछे जो प्रोग्राम था ना वो कॉम बिजी हो गई थी। अब यहाँ पे हमने जो है ना उसको ऑफ करके ऑन किया था, और जब हमने उसको ऑफ करके ऑन किया ना तो फिर वो चल गया। ये देखें अब डेटा आना शुरू हो गया ना लेफ्ट साइड में 0 1 2 3। अब इस तरीके से ये और साथ साथ वो एप्लीकेशन चलना शुरू हो गई। अब चूंकि इसी में अप डाउन काउंटर है ना, तो ये पहले उसको आगे तक लेके जाएगी फिर वापस लेके जाएगी। अच्छा, इसमें हमने जो है ना वो एनिमेशन जो है ना हार्ट की और वो जो काउंटर है उसको यूज़ नहीं किया, यानी अभी उसको इंटरफेस नहीं करवाया, उसमें बहुत टाइम लग रहा था तो इसलिए हमने उसको किया ही नहीं। हमने सिर्फ इसको हार्डवेयर के साथ इंटरफेसिंग शो करवाई। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो था ये चल गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्डिनो के साथ ये इंटरफेस जो है ना ये हो गया था। अब इसमें आगे क्या हो रहा है, यानी आगे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आगे जो हम कर रहे हैं ना इसमें वो क्या है। ये कैथेड्रल हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। इस एप्लीकेशन में देखें तो ये जो है ना ये इसका डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन में हम ये कर रहे हैं कि अब इसके साथ ना हम एक 3D व्यू भी डाल रहे हैं। 3D व्यू इसमें जो है ना वो स्टंट और इसका वो क्या कहते हैं जो स्टंट डालने का और जो एक्सपेंड करने का जो है ना वो भी हम शो करेंगे। तो अगर मैं इस वक्त जो इसका इस वक्त जो करंट एप्लीकेशन जो जहाँ तक ये पहुँची है वो अगर मैं आपको दिखा दूँ कि वो इस वक्त कहाँ तक पहुँची है, तो ये बड़ा अच्छा एक आप लोगों के लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा कि आइडिया जो है वो क्या इस वक्त हम जो है कोड 5 यहाँ तक पहुँचा है। और इसको मैं जब चलाता हूँ कोड को
तो आप देखें ये एप्लीकेशन आती है। अब इस एप्लीकेशन में देखें ये तो वही है जो अभी हमने बनाई थी। हमने थोड़े से ये ज़रा चेंज कर दिए, फिर थोड़ा सा जो है ना ये हमने ये 3D व्यू इसका बनाया है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ चला के जितना मैं अब तक बना चुका हूँ। सेल्फ चेक में वो दिखाता है कि जो है वो ये यहाँ तक पहुँच गया और इसमें ये लाइन नज़र आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जब मैं इनिशियलाइज करता हूँ ना तो ये अब हार्ट पंप करना शुरू कर देता है और ये इस कंडीशन में आ जाता है। अभी मैंने इसमें ये स्टार्ट का ऑप्शन जो है ना अभी ऑन नहीं किया, इसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन एक्सपेंड कलर भी मैंने सिर्फ इसमें जिप डाली है, अभी वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे ना 3D में इस तरह का व्यू नज़र आएगा। अच्छा ये थोड़ा इधर भी आ गया, तो एनी हो मैं अभी इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा ना बैलून एक्सपैंड करेगा और वो ये जो ब्लैक है ना इसको सप्रेस करेगा, ये इसकी फाइनल शेप होगी। इसी तरह स्टंट आएगा, अभी हमने स्टंट डाला जिसमें, लेकिन जो स्टंट है ना वो भी इंशाल्लाह ताला इसमें जो है ना वो हम डालेंगे। तो इस तरीके से जो है ना ये एक अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएगी ना तो ये एक अच्छा माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। जो स्टंट डलेगा ना तो स्टंट की फाइनल शेप ये वाली आएगी डलने के बाद। ये तो अभी मेरा वो बन रहा है, अभी इन प्रोग्रेस है। लेकिन मैं आपको बता दिया कि इसमें इस तरह के आइडियाज़ जो है ना वो हो सकते हैं। अब हम आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर हम एंड कर देंगे इसको। अगर हम आपके प्रोजेक्ट जो अभी तक हमने सोचे हैं, जब आप लोग मिड टर्म कर चुके होंगे तो फिर आप लोगों को हम प्रोजेक्ट पे कहेंगे कि आप प्रोजेक्ट पे काम करें। तो ये हमने प्रोजेक्ट टाइटल अभी सोचे हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें बेसिक मैथ कैलकुलेटर है या आप एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इस तरीके से बेसिक प्लांट पैनल है। प्लांट का एक बेसिक पैनल बनाना के उसमें जो चीज़ें प्लांट के अंदर चल रही है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन का एक छोटा सा टूल बना सकते हैं, इनवॉइस जनरेटर है, जैसे वो इनवॉइस की एप्लीकेशन उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, एक दो प्रोडक्ट और डाल दें, इक्वेशन सॉल्वर है, ये थोड़ा सा कंट्रोल का टॉपिक है, लेकिन ये जो बिल्ट इन इसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ कि जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व यानी दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाती है तो उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। फिर प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट हैं, शेप कंपटीशंस हैं और स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स हैं। फिर ट्रैफिक डेंसिटी एस्टिमेटर बना सकते हैं छोटा सा, इसमें एक छोटा सा मैप दें और उसमें कुछ व्हीकल्स शो कर दें और बता दें कि ये व्हीकल्स कितनी है। एक तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से आप जो है एक 2 से 3 स्टूडेंट की टीम बन जाए और इस तरीके से जो रिपोर्ट फॉर्मेट होगा वो बहुत सिंपल सा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। प्रोजेक्ट का टाइटल होगा, स्टूडेंट के नाम और CMS IDs होंगे, छोटी सी डिस्क्रिप्शन होगी प्रोजेक्ट की, क्लास डायग्राम होगी, सीक्वेंस डायग्राम होगी, GUI का लेआउट होगा और कोड होगा और रिजल्ट होगा। दैट्स इट। इसके बाद छोटा सा एक डेमोस्ट्रेशन वीडियो बना दें, 3 मिनट का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा का भी हो जाए, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जो सिर्फ कोड और रिजल्ट को डिस्प्ले करे या आपका जो है वो। फिर आप पेपर पोस्टर बनाएं ताकि जो है वो अगर आप किसी को अपना काम दिखाना चाह रहे हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो ये आप कम से कम सॉफ्ट कॉपी में यानी पावर पॉइंट में बनाने की। तो ये चीज़ें जो है ये हम इंशाल्लाह सीखेंगे और करेंगे। तो ये भी मैंने आपके फोल्डर में स्लाइड्स जो है ना ये डाल दी हैं, तमाम स्लाइड्स आपके फोल्डर में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मिड टर्म है आपका फ्राइडे को, उससे पहले आप लोग असाइनमेंट और क्विज़ेस कर लें। और अगर आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास किसी भी टाइम होनी चाहिए फ्राइडे से पहले, थर्सडे से पहले नेक्स्ट, तो वो हम इंशाल्लाह अरेंज कर लेंगे। तो आखिर में आप लोगों का कोई सवाल है तो आप काइंडली जो है वो पूछें, ताकि जो है वो हम इस सेशन को कंक्लूड कर लें। जी बेटा बताइए, अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। जी इब्रार आप बताएं।
सर मेरा क्वेश्चन ये था कि कि जो सर असाइनमेंट सेकंड है उसमें जो सर हम ग्राफिक को सर जो हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब क्लास पर्सन और सर क्लास स्टूडेंट, क्लास एम्प्लॉय, तो सर उसमें जब हम डिफाइन करके उसका सर जब हम आउटपुट मतलब इनपुट जो रिजल्ट निकाल रहे हैं तो सर उसमें एरर आ रहा है, मतलब कि स्टूडेंट क्या की जो एरर आ रहा है मुझे से बताएं, आप दिखाएं, आपने कहीं किया है ये, आपके पास मैंने किया है। दिखा सकते जी हैं? जी सर, मैं बाद में सर शेयर कर दूं मैं सर आपसे। अगर फिलहाल तो आपके सर पास वो अभी है तो अभी भी आपको मैं स्क्रीन शेयर करने का वो दे सकता हूँ परमिशन, ताकि आप बता देंगे कहाँ एरर आ रहा है। और दूसरी बात, असाइनमेंट 2 में आपने कोड तो बनाना नहीं है ना, आपने कोड तो बनाना नहीं है उसमें, उसमें तो सिर्फ आपने बताना है कि ये क्लास वो है क्या। असल में कोड का तो टेस्ट नहीं है ना आप लोगों का, आप लोगों का इम्तिहान कोड का इम्तिहान नहीं है, आप लोगों का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट का इम्तिहान है। और उनको कैसे वो देखें ना, उसमें कंसेप्ट है, क्लास डायग्राम में रिलेशनशिप्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। इसी तरीके से ह्यूमन डायग्राम तो सीक्वेंसेस है, तो वो आपने कोड नहीं लिखना उसमें। सर वो तो सर वो डिफाइन तो सर मैंने कर दिए, मतलब उसके बाद सर जैसे आपने स्लाइड में बताया था कि हम इसको सर मतलब बता भी सकते हैं कि सर जैसे एक स्टूडेंट की सेम एसआईडी है या उसकी सीजीपी है तो सर वो हम उसको आउटपुट करके सर प्रिंट करके वो सर हम शो करा भी हाँ सकते हैं। सर हाँ, मैं वैसे बिल्कुल कर मतलब कर सकते। रहा हूँ तो उसमें सर मैं वो आपको पूछ रहा था कि सर वो एरर सर किस मतलब वो किस दिखाने हिसाब से। रहेगा ना एरर, वो ऐसे नहीं मालूम होगा ना। आप दिखाइए, आप स्क्रीन प्रिंट शो कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दें, या फिर अभी बता दें अगर अभी है आपके पास। लैपटॉप में मतलब उस पे सर मैं काम कर रहा हूँ, ये तो सर मोबाइल पे सर वो सेल फोन पे ले रहा हूँ क्लास, तो सर मैं कोई थोड़ी देर कोई बाद सर बात एक नहीं, दो आप फिर सर। बाद में मुझे बता दीजिएगा उसको भी और हम एरर को भी रिकॉर्ड करके ना सबको शेयर कर देंगे। ठीक है, चले जी। खालिद आप बताएं, आपका कोई सवाल है? नो सर। ओके, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।